नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने दुनिया भर में अपने प्रवचनों से तहलका मचा दिया था। नाम था ओशो, जिन्हें पहले भगवान श्री रजनीश के नाम से लोग जानते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं अमेरिका की धरती पर उन पर 35 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। जी हाँ, पूरे 35 केस। और इन्हीं मामलों की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था और अंत में अमेरिका से देश निकाला दे दिया गया था। तो आज की वीडियो में हम एक एक करके उन 35 केसों की पूरी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहला जो केस उन पर लगा था वो था इमिग्रेशन कानून तोड़ने की साजिश। ये सबसे बड़ा आरोप था। ओशो और उनके अनुयायियों पर आरोप लगा था उन्होंने सैकड़ों विदेशियों को अमेरिका में बसाने के लिए नकली शादियां करवाई थी। मतलब शादी सिर्फ कागज़ पर ही होती थी ताकि विदेशी व्यक्ति को ग्रीन कार्ड और स्थायी रहने का हक मिल जाए। नंबर 2, नकली शादियाँ। सीधे तौर पर करीब 15-20 नकली शादियां पकड़ी गईं। ये शादियां किसी रिलेशनशिप की वजह से नहीं बल्कि वीज़ा और इमिग्रेशन फ़ायदों के लिए की गई थी। ये अमेरिकी कानून का सीधा उल्लंघन था। नंबर 3, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को झूठी जानकारी देना। वीज़ा एप्लीकेशन के गलत इरादे लिखना, जैसे मैं कुछ महीनों के लिए आया हूँ जबकि असल मकसद स्थायी रूप से बसना था। ये सारी झूठी जानकारी फ्रॉड मानी गई। नंबर 4, गैर कानूनी तरीके से विदेशियों को रखना। ओरेगन में बने रजनीशपुरम आश्रम में ऐसे कई विदेशी लोग रहते थे जिनके पास सही दस्तावेज नहीं थे। ओशो पर आरोप था कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें वहां बसाया है। नंबर 5, साथियों के साथ इमिग्रेशन की साजिश। ये केस ओशो अकेले पर नहीं बल्कि उनकी टीम पर भी चला। मां आनंदशीला और बाकी नेताओं पर आरोप था कि वे संगठित गिरोह की तरह नकली पेपर्स तैयार करवाते हैं। नंबर 6, शादी फ्रॉड का नेटवर्क। सरकारी जांच में पता चला है कि सिर्फ एक दो शादियों का मामला नहीं था बल्कि बाकायदा एक नेटवर्क था। लोग पैसे लेकर या कम्यून के आदेश पर शादियां कर रहे थे। नंबर 7, फर्जी दस्तावेज बनवाना। कुछ केस इस बात पर दर्ज किए गए थे कि झूठे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और फर्जी पेपर्स बनवाए गए ताकि विदेशी लोग कानूनी रूप से अमेरिकी दिख सकें। नंबर 8, वीज़ा खत्म होने के बाद भी रहना। कुछ अनुयायी वीज़ा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में ही रुके रहे। कानून के हिसाब से यह अपराध है और इसे भी केस के रूप में दर्ज किया गया था। नंबर 9, वीज़ा एप्लीकेशन में अक्सर असली मकसद छुपाया जाता था, जैसे टूरिस्ट बनकर आने का दावा किया जाता था, लेकिन इसके पीछे मकसद ये था कि लोग रजनीशपुरम में हमेशा के लिए रहना चाहते थे। नंबर 10, गुनाहों में मदद करना। जिन लोगों ने इन फर्जी गतिविधियों में दूसरों की मदद की, जैसे नकली पति पत्नी बनना या गवाही देना, उन सबको शामिल करके अलग अलग केस बनाए गए थे। नंबर 11, फ़ोन टैपिंग। ओरेगन कम्यून में विरोधियों, पत्रकारों, यहाँ तक कि अपने ही अनुयायियों के फ़ोन टैप किए गए थे। ये काम बिना अनुमति के करना अमेरिका में गंभीर अपराध है और ये काम भारत में भी करना गंभीर अपराध में आता है। नंबर 12, गैर कानूनी निगरानी। सिर्फ फ़ोन टैप नहीं किए गए थे बल्कि छिपे हुए माइक और कैमरे भी लगाए जाते थे ताकि हर किसी पर नज़र रखी जा सके। नंबर 13, सैल्मोनेला जहर कांड। 1984 में दी डेल्स नामक शहर के कई रेस्टोरेंट्स में जहर मिलाकर करीब 751 लोग बीमार कर दिए गए। उद्देश्य यह था कि लोग वोट डालने ना जा पाएं और स्थानीय चुनाव में रजनीशपुरम के लोग जीत जाएं। नंबर 14, खाद्य पदार्थ से छेड़छाड़। सैल्मोनेला हमले के लिए अलग से केस दर्ज हुआ। खाने पीने की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ जिससे लोगों की जान तक जा सकती थी। नंबर 15, हत्या की कोशिश। जांच में खुलासा हुआ कि कुछ विरोधियों और अधिकारियों को जहर देने की प्लानिंग की गई थी। यह केस मां आनंदशीला और उनकी टीम पर भी चला था। अमेरिका के यूएस अटॉर्नी चार्ल्स टर्नर को मारने की साजिश का भी केस सामने आया था। ये बहुत गंभीर आरोप था। नंबर 16, व्यक्तिगत स्तर पर जहर देना। कुछ ओशो अनुयायियों को भी जहर देने की कोशिश की गई ताकि वे विरोध ना करें। नंबर 17, खतरनाक चीज़ों से हमला। यह केस भी सैल्मोनेला कांड से जुड़ा था। जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल सीधे हमला माना गया था। नंबर 18, गैर कानूनी हथियार रखना। कम्यून में भारी मात्रा में हथियार मिले, इनमें से कुछ पर लाइसेंस नहीं थे, इसी वजह से ये भी एक अलग केस बना। नंबर 20, कम्यून के पैसे का गलत इस्तेमाल, टैक्स चोरी और गैर कानूनी लेन देन को लेकर वित्तीय केस भी दर्ज किए गए थे। बाकी कुछ अन्य केस भी दर्ज किए गए थे जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, जैसे नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल, टैक्स चोरी, गैर कानूनी तरीके से कैश बाहर भेजना, बैंक फ्रॉड, विदेशी करेंसी नियम तोड़ना, कम्यून के फंड्स का गलत इस्तेमाल, कर्मचारियों को धमकाना, मीडिया को डराने की कोशिश, सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालना, चुनाव में गैर कानूनी दखल, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, हथियारों की स्मगलिंग, कम्यून में बगावत करने वालों को सजा देना, झूठी गवाही देना और अदालत की अवमानना।
इन सबका नतीजा ये हुआ कि 1985 में ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर चले 35 केसों में से कई सीधे उन पर और कई उनके अनुयायियों पर या पूरे कम्यून पर थे। आखिरकार उन्होंने अल्फॉर्ड प्ली किया, यानी अधिकार स्वीकार किए बिना भी सज़ा मान लेना। उन्हें 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन डील के तहत सिर्फ $4 लाख का जुर्माना और देश निकाला दिया गया। इसके बाद उन्हें अमेरिका से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। दोस्तों, ओशो का जीवन जितना उनके विचारों के लिए मशहूर था, उतना ही विवादों के लिए भी। 35 केसों की ये कहानी हमें बताती है कैसे एक आध्यात्मिक आंदोलन राजनीति, लालच और साजिशों में उलझकर अपराध तक पहुंच गया। अंत में हम आपको एक और बात बता दें कि ये जितने भी केस वीडियो में हमने आपको बताए हैं, ये अमेरिका की सरकार की तरफ से ओशो और उनके अनुयायियों पर लगाए गए थे। ओशो पर इन सब अपराधों को करने का आरोप लगा था और इनकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि ओशो ने भी इसे मानने से मना कर दिया था। तो आपको क्या लगता है, ओशो को इन मामलों में दोषी मानना चाहिए या वे सिर्फ अपनी टीम की गुनाहों की वजह से फंस गए? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इन केसों पर ओशो ने बाद में भारत में आकर अपनी क्या राय दी थी। धन्यवाद। जय हिंद।